सीएसीबी के इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे और हमारे ऐप पे मिल जाएगा। जैसे कि आपको सीएसीबी जेई के कंप्लीट सिलेबस के लिए लाइव कोर्स मिल जाएगा जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही आपको सीएसीबी जेई के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसमें आपको 14 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा और 1 फ्री टेस्ट भी है। ट्राई जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा सीएसीबी जेई के एग्जाम में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो भी रिलेवेंट कंटेंट सीएसीबी जेई के लिए है, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज एक बार जा करके देखिएगा जरूर। और हमारे इस वीडियो सीरीज को जहां पे हम आपको सीएसीबी जेई के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनका सॉल्यूशंस दे रहे हैं, इस वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो सकती है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Now we'll take one problem on the basis of transformer. The no load power factor of a transformer is small because option A, iron loss component of I naught is large, magnetizing component of I naught is large, magnetizing component of I naught is small, copper losses are high। देखिए ये एक अच्छा प्रॉब्लम है ट्रांसफार्मर से, और बेसिकली ये एक हमारा एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ बोल रहा है द नो लोड पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज स्मॉल बिकॉज यदि हम ट्रांसफार्मर को नो लोड पर ऑपरेट करते हैं तो ऑन द नो लोड कंडीशन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो नो लोड पावर फैक्टर जो हमको ट्रांसफार्मर में मिलता है उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल क्यों होती है। ठीक है, द नो लोड पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज स्मॉल बिकॉज। ठीक है, तो नो लोड के केस के बारे में बात हो रही है ट्रांसफार्मर का। तो आई हैव टेकन ए ट्रांसफार्मर हियर, आई हैव डिजाइन ए ट्रांसफार्मर। तो अभी आप देखिए यहाँ पर यदि हम इस ट्रांसफार्मर में आप देख रहे होंगे दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग, सो वी हैव प्राइमरी टर्न्स N1, सेकेंडरी टर्न्स N2 इज हियर। अब यदि हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें गौर करना है, यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नो लोड, तो मतलब ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी होगा, जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है ये नो लोड है। नो लोड कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई लोड ही नहीं है, इसका मतलब कोई लोड करंट भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कोई लोड करंट नहीं होगा, और लोड करंट नहीं है और लोड नहीं है, इसका मतलब जो सेकेंडरी साइड हमारा है वहाँ कोई सेकेंडरी करंट नहीं होगा। सेकेंडरी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी करंट नहीं है, इसका मतलब जो सेकेंडरी टर्मिनल है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओपन सर्किट। वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है, यहाँ तक आ रही बात समझ में। तो अभी आप देखिए, तो नो लोड के केस में यदि हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करेंगे फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज V1, यदि हम इसको बोलेंगे यहाँ पर, यदि हम इसको V1 को यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब सप्लाई वोल्टेज V1 यदि हम देंगे इस ट्रांसफार्मर को, इसको एनर्जाइज करेंगे सप्लाई वोल्टेज V1 से, पर चूंकि ये ट्रांसफार्मर नो लोड के लिए ऑपरेट हो रहा है तो जो करंट इसमें ड्रॉन होगा वो ड्रॉन होगा नो लोड करंट। वो क्या होगा, नो लोड करंट। तो बेसिकली ये जो I नॉट है, ये I नॉट ही हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड दी नो लोड करंट। दिस इज व्हाट, इन नो लोड करंट। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो नो लोड के केस में प्राइमरी वाइंडिंग में नो लोड करंट ड्रॉन होगा, और नो लोड करंट जो होंगे उसके 2 कंपोनेंट निकल के आएंगे। एक निकल के आएगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, और एक निकल के आएगा कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रहेगा। नो लोड के केस में यदि हम लोग बात करें तो नो लोड के केस में जब प्राइमरी को हम एनर्जाइज्ड करेंगे वाया सप्लाई सिस्टम,
तो प्राइमरी करंट जो ड्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे नो लोड करंट, एंड दिस नो लोड करंट हैविंग टू कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट एंड द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। अलग अलग सिंबल हम यूज़ करते हैं अलग अलग टेक्स्ट बुक के रेफरेंसेस में, बट मोस्टली वॉट एवर द रेफरेंस आई हैव टेकन, सो आई विल टेक दैट वन हियर। सो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आई विल टेक एज द IM एंड द कोर लॉस कंपोनेंट करंट आई विल टेक एज द IC। ठीक है, क्लियर, नेम के अकॉर्डिंग उसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, IM IC यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। सो वी कैन so I can write here this I naught basically I can write this is the vector sum of the magnetizing current and the core loss component of current is here। क्लियर है यहाँ तक, आ रही बात समझ में। अब ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है ना, दिस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट इज रिस्पॉन्सिबल, तो अब यहाँ पर क्या होगा, दिस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स एंड दिस ट्रांसफार्मर कोर। तो ट्रांसफार्मर कोर में हमको जो भी फ्लक्स मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, वो मिलेगा इस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट की वजह से। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, नो व्हाट एवर द, अब देखेंगे आप यहीं पर ही कि चूंकि ट्रांसफार्मर हमारा नो लोड के लिए ऑपरेट हो रहा है और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब कोई भी हमको सेकेंडरी कॉपर लॉस नहीं मिलेगा, कोई भी हमको सेकेंडरी कॉपर लॉस नहीं मिलेगा, लेकिन हमको प्राइमरी कॉपर लॉस तो मिलेगा, हमको प्राइमरी कॉपर लॉस तो मिलेगा क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में तो करंट जा रहा है ना वहाँ पर। तो I नॉट जो होगा, चूंकि इसकी अमाउंट जो होगी वो बहुत लेस होगी, and because this no load current is just about 5 to 8% of the full load current, तो इसकी वजह से जो भी कॉपर लॉस यहाँ पर ऑकर होगा उसकी अमाउंट भी क्या रहेगी, बहुत लेस होगी। सो वी कैन निग्लेक्ट दैट कॉपर लॉस बिकॉज दैट अमाउंट इज वेरी लेस। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि दिस मैग्नेटाइजिंग करंट, एज आई टोल्ड यू, दिस मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से ही ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स यहाँ पर आ रहा है। एंड अगेन आई विल टेल यू दिस, the amount of this magnetizing current is about 4 to 6% of the full load current. So this is responsible for the flux in this transformer core, and the remaining one, that is the IC, is the, अब देखेंगे आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है तो कॉपर लॉस यहाँ पर नहीं होगा, सेकेंडरी कॉपर लॉस नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी कॉपर लॉस होगा, लेकिन प्राइमरी कॉपर लॉस की वैल्यू बहुत कम है, सो वी कैन निग्लेक्ट। तो कॉपर लॉस के बारे में बात हो गया। अब यदि हम बात करेंगे आयरन लॉस का, ट्रांसफार्मर कोर यदि हमारा यहाँ पर मैग्नेटाइज हुआ है, इसका मतलब आयरन लॉस वहाँ पर होगा, और ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होता है हमारा बेसिकली क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट लॉस होता है। आयरन लॉस क्या होता है, कॉन्स्टेंट लॉस होता है, क्योंकि iron loss is depending upon what, iron loss is depending on the applied voltage, that's why the iron loss is called the constant loss। तो ये जो आप देखिए, अब इस ट्रांसफार्मर में जो भी हमारा आयरन लॉस होगा, या हम जिसको कोर लॉस बोलेंगे, तो कोर लॉस कंपोनेंट, जो कोर लॉस हो रहा है, तो द कोर लॉस कंपोनेंट इज गिवन बाय दिस IC, तो इसी को आप बोलेंगे कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट IC। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि चूंकि ट्रांसफार्मर कोर में जो फ्लक्स है वो आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट, तो हम ये बोलेंगे द फ्लक्स विल बी, और वी कैन से दिस मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी इन अ फेस ऑफ दिस ट्रांसफार्मर कोर फ्लक्स। तो जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट का जो फेस होगा वो इस फ्लक्स के डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, द कोर लॉस, दिस इज द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, एंड कोर लॉस डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज, सो दिस कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी इन फेस विद द अप्लाइड वोल्टेज, वी कैन से। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहीं पर आप देखिए, एज पर दी क्वेश्चन यदि मैं जाऊँ, यहाँ बात हो रही है पावर फैक्टर की, यहाँ बात हो रही है पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर को समझने के लिए, तो पावर फैक्टर के टर्म को समझने के लिए यदि मैं यहाँ पर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ द नो लोड कंडीशन, तो नो लोड कंडीशन में फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आई नीड ए रेफरेंस पैरामीटर, मुझे एक रेफरेंस पैरामीटर चाहिए, जो क्या होगा, वो होगा ट्रांसफार्मर का फ्लक्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे ट्रांसफार्मर नो लोड पे ऑपरेट हो रहा हो या फुल लोड पे ऑपरेट हो रहा हो या किसी भी लोड के लिए ऑपरेट हो रहा हो, ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक क्वांटिटी फ्लक्स ही है जो वेरी नहीं होती है, दैट इज कांस्टेंट। उसके अलावा हर पैरामीटर क्या होता है, वहाँ पर वेरी होते रहता है। इसीलिए जो रेफरेंस पैरामीटर हम लेंगे फ्लक्स, तो ये हमारा फ्लक्स का क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा।
क्लियर है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर कोर में जो फ्लक्स आ रहा है उसके जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो मैग्नेटाइजिंग करंट है। दिस मैग्नेटाइजिंग करंट हम बोलेंगे विल बी इन द फेस ऑफ द फ्लक्स फाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखेंगे ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स, दिस फ्लक्स इज इन alternating in nature because whatever the voltage we are giving, it is the alternating in nature. So this alternating nature of the flux will gives the EMF in both side of the windings. तो हम बोलेंगे primary induced EMF हमको मिलेगा E1 on the primary side and secondary induced EMF हमको मिलेगा E2 on secondary side as per the Faraday's law of electromagnetic induction. तो और मैंने आपको बता चुका हूँ ये बात in the classes कि this induced EMF E1 E2 will lags behind this flux by an angle of 90 degree. So we can say this E1 E2 will lags behind this flux by an angle of 90 degree. This point we have discussed in the class. Okay, so अब यहाँ पर देखिए, as I told you also one point that this E1 is working as the back EMF. जो E1 है ये काम करेगा as a back EMF. इसका मतलब ये है कि जो E1 होगा that will be face opposition to the applied voltage. तो E1 के अपोजिट फेस में ही हमारा क्या होगा, वोल्टेज का क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा, या फिर हम इसको -E1 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो IC कंपोनेंट है, IC कंपोनेंट मैंने आपको बताया है कि दैट विल बी इन द फेस ऑफ द वोल्टेज। तो हमारा जो क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा ऑन द फेस ऑफ द वोल्टेज भी। ठीक है, क्लियर है। अब यदि हम चाहें यहाँ पर से, तो नाउ वी कैन फाइंड द वेक्टर सम। सो वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू कंपोनेंट। अब आप गौर करेंगे यहाँ पर। सो नाउ दिस इज द नो लोड करंट, दिस इज द नो लोड करंट हियर। और अभी आप देखेंगे इसी को हम लोग B1 लिख सकते हैं। यदि आप देखेंगे यहाँ पर कि यदि मैं फेज एंगल के बारे में बात करूँ या मैं नो लोड फेज एंगल के बारे में बात करूँ, सो नो लोड एंगल विल बी गिवन एज दिस इज द फाई नॉट, दिस इज द फाई नॉट। क्लियर है। तो हमारा नो लोड एंगल क्या हो गया, फाई नॉट। फाई नॉट इज कॉल्ड द नो लोड एंगल, दिस इज कॉल्ड द नो लोड एंगल। क्लियर है, ठीक है। एंड नो लोड एंगल वैल्यूज इज अबाउट 70 to 75 डिग्री। सो नो लोड पावर फैक्टर वैल्यूज इज वेरी लेस। सो नो लोड क्या बोल रहा है, द नो लोड पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज स्मॉल। तो नो लोड पावर फैक्टर के बारे में बात होगा, नो लोड पावर फैक्टर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। सो नो लोड पावर फैक्टर वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 0.25। ओके, सो कॉस फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल होगी। अब ये क्यों होगा, आप थोड़ा समझिएगा यहाँ पर। यदि हम ऑप्शन की तरफ जाएं यहाँ पर, तो कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, मतलब कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ आई नॉट बोल रहा है, मतलब ये IC के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई नॉट या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आई नॉट, मतलब यहाँ पर IM के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अभी आप देखिए, गौर कीजिएगा। अब यदि मैं इस IM की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, नाउ इफ, ध्यान दीजिए, if I'll increase this IM, if I'll increase this IM, तो जैसे ही हम IM की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, मान लेते हैं कि IM यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, तो अब यदि IM एग्जिस्ट करेगा, तो नाउ यू विल फाइंड द रिजल्टेंट। तो यहाँ से यदि आप IM की वैल्यू I नॉट हमें निकालना होगा, रिजल्टेंट। ठीक है, ऐसा बनेगा रिजल्टेंट। क्लियर। तो अभी आप देखेंगे जो नो लोड फेज एंगल होगा वो बढ़ जाएगा। नाउ दिस नो लोड फेज एंगल इज हायर, आई विल टेक दिस वन एज ए फाई नॉट डैश। समझने के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ इसको मैं, यहाँ पर ले लेता हूँ फाई नॉट डैश। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे चूंकि IM को हमने इंक्रीज किया, उसकी वजह से फाई नॉट डैश इंक्रीज हो गया, तो फाई नॉट डैश की वैल्यू जो होगी वो फाई नॉट से ज़्यादा होगी। फाई नॉट डैश की जो वैल्यू होगी फाई नॉट से ज़्यादा होगी। इसका मतलब कॉस फाई नॉट डैश जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी कॉस फाई नॉट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यदि हम IM की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो उससे जो नो लोड फेज एंगल है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और नो लोड फेज एंगल की वैल्यू इंक्रीज होने से जो कॉस फाई नॉट डैश होगा, क्योंकि एंगल जितना आप इंक्रीज करोगे कॉस की वैल्यू उतनी घटेगी,
तो कॉस फाई नॉट जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर से कम हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि IM के बढ़ने की वजह से, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट की वैल्यू के बढ़ने की वजह से जो हमारा नो लोड फेज एंगल है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और नो लोड फेज एंगल की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो हमारा नो लोड पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर घट जाएगी। ध्यान रखिए, इसीलिए जो ऑप्शन बी होगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई नॉट इज लार्ज। तो यदि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई नॉट की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, यदि उसकी वैल्यू लार्ज हो जाएगी यहाँ पर, तो जो हमारा नो लोड पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रहेगा ये बात। कॉपर लॉस के बारे में मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया था। कॉपर लॉस कुछ वहां सेकेंडरी में होगा ही नहीं। कॉपर लॉस जो प्राइमरी में होगा दैट विल बी वेरी लेस, सो व्हेन नेगलेक्ट देयर इज नो रिलेशन विद द नो फेज एंगल। आयरन लॉस कंपोनेंट करंट की वैल्यू यदि इंक्रीज करोगे, यहीं पे आप देखो, यदि आप आयरन लॉस कंपोनेंट की वैल्यू, यदि IM को यहाँ फिक्स रखना और आयरन लॉस की वैल्यू को क्या करोगे, आप इंक्रीज करोगे, तो यहाँ कुछ आएगा, तो कुछ इसको आप यहाँ तक लेके जाओगे, रिजल्टेंट ये बनेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई ये आपका निकल के आएगा I नॉट, ये निकल के आएगा आपका I नॉट। इसका मतलब आप देखोगे कि ये जो आपको फाई नॉट डबल डैश मिलेगा, सो वी कैन से दिस फाई नॉट डबल डैश इज लेस देन दी फाई नॉट। इसका मतलब कॉस ऑफ फाई नॉट डबल डैश की वैल्यू जो होगी वो कॉस ऑफ फाई नॉट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि यदि हम कोर लॉस कंपोनेंट को इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब जो हमारा नो लोड पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग दी लेसर वैल्यू फॉर दी नो लोड पावर फैक्टर। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यदि ट्रांसफार्मर में इफ विल इंक्रीज दी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, तो उसकी वजह से जो नो लोड फेज एंगल होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी वजह से जो नो लोड पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। वीकली फ्री टेस्ट ट्राई करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनको रिक्वायरमेंट हो सकती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।